रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है जनादेश 2014 का। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और हम करने वाले हैं तमाम एग्जिट पोल का पोस्टमार्टम इसलिए क्योंकि एक बड़ी रेंज है 245, लगभग 245 से लेकर 340 सीटें तक एनडीए को मिलने वाली हैं। क्या ये एक हकीकत है? क्या एनडीए को मेजॉरिटी मिलेगी? क्या एनडीए मेजॉरिटी से कम रह जाएगी? क्या जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ेगी? क्या इतनी भारी मेजॉरिटी मिलेगी कि 1984 के बाद मेजॉरिटी पाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले चित्रा हम देख लेते हैं क्या कहते हैं तमाम एग्जिट पोल जो अभी तक आए हैं। और हम आपको बता दें, एक एक एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे। जितने भी एग्जिट पोल अभी तक आए हैं उन तमाम एग्जिट पोल के बारे में हम आपको बताएंगे। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि एग्जिट पोल, ये तमाम एग्जिट पोल क्या कहते हैं। तो आइए चित्रा, सबसे पहले देख लेते हैं एग्जिट पोल कहते क्या हैं। बिल्कुल, 7 बड़ी अलग अलग एजेंसियों की ये एग्जिट पोल हैं, जिनमें से सिर्फ एक एजेंसी यानी कि ओआरजी ऐसी है जिसने एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, यानी कि वहां पर जोड़तोड़ करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर बाकी की बात करें, यानी कि 6 एजेंसियां पूर्ण बहुमत यहां पर दिखाती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को जनादेश 2014 में आखिर जो एग्जिट पोल अब तक आए हैं उनमें जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल आखिर कहता क्या है, ये टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। और यहां पर 249 बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को, यानी कि 90 सीटों का सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए को। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 111 का नुकसान यानी कि 148। और ये आपको बता दें टाइम्स नाउ और ओआरजी का एग्जिट पोल जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा अदर्स की हम बात कर लें तो 146 यानी कि 21 सीटें ज्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर बीजेपी प्लस को 90 सीटों का फायदा। दीपक जी, ये क्या दर्शाता है टाइम्स नाउ ओआरजी का ये एग्जिट पोल है? देखिए, ये इकलौता एग्जिट पोल है जो ये कहता है चित्रा की मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। अब मेजॉरिटी क्यों नहीं मिल रही है, मेजॉरिटी मिलने के लिए, मेजॉरिटी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं बाकी एग्जिट पोल। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए अब दूसरे एग्जिट पोल पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि तकरीबन जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, सिर्फ एक को अगर हम छोड़ दें तो सबने एनडीए को। और यहां पर देखिए एनडब्ल्यूएस और सी वोटर का ये एग्जिट पोल है, जिसमें से बीजेपी प्लस को 289 सीटें सीधे सीधे मिलती हुई, जबकि कांग्रेस प्लस को सिर्फ 101, अन्य के खाते में 153। एनडब्ल्यूएस सी वोटर का ये एग्जिट पोल 289 यानी कि 300 के बिल्कुल करीब। यहाँ तो बल्ले बल्ले विश्वास होता है, यहाँ तो बल्ले बल्ले। अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी 7RCR के लिए बैग पैक कर ले, यही कह रहा है ये सर्वे। बैग पैक करते हुए वो गुजरात में फिलहाल दिखाई भी दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले एग्जिट पोल पर हम नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर इंडिया टुडे और सिस्रो का एग्जिट पोल क्या कहता है। 113 सीटों का सीधे सीधे फायदा यहां पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को 272 सीटें, और 272 यही वो जादुई आंकड़ा है जिसके पीछे लगातार नरेंद्र मोदी पड़े हुए थे और तमाम जगहों पर उन्होंने ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियां की। कांग्रेस प्लस को 144 सीटों का नुकसान, सिर्फ 115 सीटें यूपीए के खाते में, जबकि अदर्स की हम बात करें तो 156 यानी कि 31 सीटें ज्यादा 2009 के मुकाबले मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 144 सीटों का नुकसान यहां पर यूपीए को, जबकि एनडीए को 272 प्लस। ये है इंडिया टुडे और सिस्रो का। ये बात साबित करता है कि कांग्रेस अपने पूरे के पूरे पॉलिटिकल इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन करने जा रही है और इसका असर पूरी कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा, उसके संगठन पर पड़ेगा। और आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी चर्निंग होगी इस पूरे के पूरे चुनाव। राहुल गांधी के भविष्य पर देखिए, कांग्रेस के अंदर क्या होता है कि जब जीता जाता है तो सोनिया और राहुल जिताते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो संगठन हारता है। यहां पर भी संगठन हारेगा, लेकिन राहुल को अगर 2014 से आगे 2019 के बारे में सोचना है तो उनको बहुत सारे फेरबदल करने पड़ेंगे, ये बात हम तय मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले एग्जिट पोल पर हम नजर डाल लेते हैं। इंडिया टुडे और सिस्रो का आप देख रहे थे और अब सीएसडीएस और लोकनीति का एग्जिट पोल आपके सामने है। बीजेपी प्लस को 276 यानी कि 272 जो जादुई आंकड़ा है उससे 4 सीटें ज्यादा। कांग्रेस प्लस को 97 और अदर्स को 130। 97 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, बार बार ये बातें कह रहे थे। और यहां पर तो पूरी की पूरी यूपीए ही 97 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये इंडिकेट करता है कि सरकार के खिलाफ कितना ज्यादा गुस्सा था और ये गुस्सा कहीं ना कहीं
एनडीए के खाते में गया है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है और मोदी लहर के अंदर कन्वर्ट हुआ है। हमारे तमाम एक्सपर्ट होंगे, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन अब चलते हैं हम अगले पोल की तरफ। चलिए अगले एग्जिट पोल पर हम नजर डाल लेते हैं। आपने देखा कि यहां पर बीजेपी को कितना फायदा हुआ। टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल है और इसमें छप्पर फाड़ कर दिया गया है बीजेपी प्लस को 340 सीटें। शायद बीजेपी ने इतनी कल्पना भी नहीं की होंगी। कांग्रेस प्लस को सिर्फ 70 सीटों पर समेट कर रख देता है यह एग्जिट पोल, जबकि अन्य के खाते में 133, 340 सीटें। 300 की बात तो नरेंद्र मोदी कह रहे थे दीपक जी, लेकिन 340 मिल जाएंगी एनडीए को, इसकी कल्पना शायद बीजेपी ने भी नहीं की होगी। नहीं, ये कल्पना नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की होगी। और एक बड़ा पुराना गाना है, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो मुझे नहीं लगता कि छप्पर फाड़ के इस तरीके से मिलेगा, लेकिन एक एग्जिट पोल है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने कहा कि एक रेंज है, लगभग 240 से लेकर 340 तक की एक रेंज। इसी रेंज को समझने की कोशिश करेंगे हम इस एग्जिट पोल के पोस्टमार्टम में, इसीलिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन 340 पर थोड़ा भरोसा करना, क्योंकि 340 का मतलब है कि जो भी गया वो मोदी सरकार को डालता हुआ चला गया। कम से कम जात पात पंथ धर्म रिलीजियन सबसे ऊपर उठ के मोदी को वोट डाला गया है। मुझे ऐसा मुश्किल लगता है, असंभव लगता है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। टुडेज चाणक्य का आपने देख लिया, बीजेपी प्लस को 340 सीटें सीधे सीधे मिलती हुई दिखाई दे रही थी। और अब आगे बढ़ते हैं और ये एक्सिस का एग्जिट पोल है जिसमें 287 बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को सीधे सीधे 128 सीटों का फायदा, 107 यहां पर कांग्रेस प्लस को यानी कि 152 सीटों का नुकसान, 149 अन्य के खाते में 287। ये एक्सिस का एग्जिट पोल है और कुछ ही देर पहले हमने एक सीटों का आंकड़ा भी दिखाया था। एग्जिट का जो एग्जिट पोल आया था, ये क्या दर्शाता है? जी हाँ, इसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है। एक्सिस वाले कह रहे हैं कि हमारा सैंपल साइज शायद जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें सबसे बड़ा है और एक सीटों का, जी हाँ, और एक सीटों का हिसाब इन्होंने दिया है। तो इसलिए 287 का ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि उनकी जो रेंज होगी वो 272 से लेकर लगभग 320 तक के बीच में होगी। तो भारतीय जनता पार्टी वालों को लगता है कि उनके रेंज के आसपास जाकर टिकता है कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल। लेकिन सबसे जो दिलचस्प था, जो हमने पहले बताया भी, 249 टाइम्स नाउ और ओआरजी का जो एग्जिट पोल है, यानी कि यहाँ पर 272 के आंकड़े से पीछे है। जी हाँ, बीजेपी और एनडीए। तो ये क्या दर्शाता है? यहाँ पर ये इकलौता एग्जिट पोल है और यहाँ पर जोड़ तोड़ की कोशिश करनी पड़ेगी। और रात में 8 बजे दिखाएंगे कि अगर ऐसा होता है तो किस तरह की जोड़ तोड़ की कोशिश करनी पड़ेगी हमको। लेकिन अभी हम देखेंगे कि क्या है 4 बड़ी बातें इस एग्जिट पोल की। और सबसे पहले देखते हैं कि क्या है जनादेश 2004 में इस एग्जिट पोल की 4 बड़ी बातें। तो 4 बड़ी बातें यहां पर देखते हैं और 4 बड़ी बातों के बाद बड़ी बहस हम यहां पर शुरू करते हैं। जिस 4 बड़ी बातों का आप जिक्र कर रहे थे वो हम दिखाएंगे भी टीवी स्क्रीन को पर, लेकिन उसके पहले चलिए अब आगे ही 4 बड़ी बातें। 4 बड़ी बातों में सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी की ताजपोशी तय है, क्योंकि सभी एग्जिट पोल ये इंडिकेट करते हैं कि अगर उनको मेजोरिटी नहीं भी मिलती है, एक एग्जिट पोल कहता है कि उनको मेजोरिटी नहीं मिल रही है, अगर उसको भी सही माना जाए तो कम से कम सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप बनकर उभरेगा एनडीए। और अगर सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप बनकर भी उभरता है तो नरेंद्र मोदी की ताजपोशी तय है। ये बात तय है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। दूसरा क्या है, उत्तर भारत में क्षेत्रीय छत्रपों को चित्रा भारी नुकसान हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर क्षेत्रीय छत्रपों को भारी नुकसान नहीं होता तो इतना ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता। चूंकि बहुत सारे लोगों ने खुद भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रखा था, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सपने तो टूट जाते हैं और यही हुआ उनके साथ। उन्होंने सपने देखे और फिलहाल ऐसा लगता है कि सपने टूट गए उनके। ध्रुवीकरण पर भारी पड़ी मोदी की लहर। एक जो डर दिखाया जा रहा था कि मोदी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, मोदी आ जाएंगे तो वो हो जाएगा, मोदी आ जाएंगे तो जहर है, मोदी आ जाएंगे तो कहर है, ये तमाम चीजें जो हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और फाइनल में जो दिखाई पड़ी वो मोदी की लहर दिखाई पड़ी, जहर और कहर कहीं नहीं दिखाई पड़ा। चौथी बड़ी बात यह है, ये गलत आंकड़ा दिखाई दिया है, क्योंकि ये 12.31 करोड़ नए वोटर पर चला मोदी का जादू। ये 12.31 करोड़ नए वोटर है जो युवा वोटर हैं, जो अभी नए जुड़े हैं, उन पर मोदी का जादू चला है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन तो तीसरी बड़ी बात का हम जिक्र कर रहे थे, ध्रुवीकरण पर नरेंद्र मोदी का जादू ज्यादा चढ़कर बोला है। अगर क्या सांप्रदायिक सोच वाले नेता होते नरेंद्र मोदी तो उनका कद आज इतना बड़ा हो जाता जितना बड़ा हमें दिखाई पड़ रहा है?
मुझे नहीं लगता कि उनकी सोच सांप्रदायिक है। उनके ऊपर आरोप बार बार लग रहे थे कांग्रेस पार्टी की ओर से। उनके ऊपर एक ठप्पा लगा 2002 के दंगों के बाद। ये बात सही है कि दाग अच्छे नहीं होते, कम से कम उनके लिए। वैसे हम सुनते हैं कभी कभी दाग अच्छे हैं, लेकिन दाग अच्छे नहीं थे उनके लिए। उस धब्बे से वो उबर नहीं पाए। लेकिन अगर हम बात करें तो उनके अंदर एक विजन है, उनके अंदर एक डेवलपमेंट का एजेंडा है, लेकिन उनके काम करने की अपनी अलग शैली है। इसीलिए कभी वो क्रिटिसाइज भी होते हैं और इसीलिए कभी कभी उनकी तारीफ होती है। चलिए हम अपना तारुफ करा देते हैं हमारे तमाम मेहमानों से। हमारे साथ द संडे गार्डियन के एडिटर पंकज वोरा साहब है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं, एनके सिंह साहब हैं, प्रभु चावला जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला आपसे सवाल, क्या आपको लगता है कि मोदी की ताजपोशी तय है? भले से एक एग्जिट पोल ये कह रहा हो कि मोदी बहुमत से लगभग 30 से 40 सीटें दूर है। ताजपोशी तय है, परंतु हमें शुक्रवार तक इंतजार करना पड़ेगा कितनी सीटें आती हैं, क्योंकि एग्जिट पोल को सच मान करके चलने से अगर आपकी ताजपोशी हो जाए तो आज ही हो जानी चाहिए। हम वेट किस लिए कर रहे हैं उनकी? तो आपके हिसाब से अगर आपने कह दिया कि ताजपोशी तय है, मैं ये मान करके चलता हूँ एग्जिट पोल ठीक है, तो ताजपोशी तय होनी फॉर्मेलिटी है। उसमें प्रणब मुखर्जी लेटर टाइप करके बैठे होंगे, उनको देना ही है ना अब इसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो तो इलेक्शन तो उनका आपने पहले से कर लिया। फॉर्मेलिटी होती है, पार्लियामेंट्री पार्टी मिलती है, पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलेगा, फिर पार्लियामेंट्री पार्टी मिलेगी, उनका चुनाव होगा, फिर कोई उनसे मिलने जाएगा, उनको अपना चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के लिहाज से, हम ये नहीं कह रहे कि परिणाम आ चुके हैं और परिणाम आने के बाद पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो गई। नहीं, दीपक जी आपने सवाल पूछा कि ताजपोशी तय, आप एग्जिट पोल के लिहाज से बात कर रहे हैं, हम एग्जिट पोल के लिहाज से बात कर रहे हैं। उसको रोक नहीं सकते जो आपने एग्जिट पोल दिखाए हैं। मैं चाणक्य वाला अगर 340 सीट दे तो कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 मेजोरिटी एक बार पहली बार आएगी किसी व्यक्ति की, हिंदुस्तान में रिकॉर्ड टूट जाएगा। मतलब ये जो इलेक्शन है ये हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने वाला इलेक्शन होगा दोनों तरफ से। अगर कम आती है तब भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा कि एक व्यक्ति जो सारे देश के अंदर घूमा 2 बार, कि सारे विश्व की परिक्रमा 2 बार कर सकते हैं। 3 लाख किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल किया, उन्होंने 500 मीटिंग अपनी 3D के सेट की, उन्होंने उसके बाद 300 पब्लिक मीटिंग की। इतनी सारी पब्लिक मीटिंग देश के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर किसी ने भी नहीं किया, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित कर रखा है। तो अगर वो जीत जाते हैं 300 सीटें तब भी रिकॉर्ड है, अगर हार जाते हैं तब भी रिकॉर्ड है। इसलिए ताजपोशी की बात यह है कि एग्जिट पोल को हम एवरेज भी लेकर के चलें तो उनकी ताजपोशी भी तय है। अगर 240 से नीचे का आंकड़ा उनका रह जा सकता है, फिर क्वेश्चन मार्क उठ सकता है उनके ऊपर, नहीं तो होते यार। अवधेश कुमार जी, देखिए, कल प्रभु जी कह रहे थे कि हमने 34 सर्वे कराए हैं जिसमें से केवल एक सफल रहा, दो सफल रहा। तो प्रभु जी मतलब ऐसे महाविद्यालय के प्रिंसिपल रहे हैं जिनके 34 में से जो है 32 बैच में सारे छात्र फेल कर गए, इसलिए ये सर्वे पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने न इतना काम किया है ना, हमको इतना अनुभव है, इसलिए इस समय जो सर्वे दिखा रहा है उसको हम लोग सेफोलॉजी के आधार पर मोटा मोटी औसत मान करके चल रहे हैं। लेकिन दीपक जी, ताजपोशी की निश्चित संभावना व्यक्त करना मेरे लिए भी कठिन है। इतनी सहमति मेरी प्रभु जी से है, बस वही मैं कह रहा हूं। इस समय इतनी कठिन है क्योंकि आप जानते हैं कि 3% के मत से पूरा हमारे देश में जो पिछले 1989 से जब से विखंडन का दौर चला है, आप देखेंगे जीत और हार के अंतर इतने घटते गए हैं और हर बार 1/3 से ज्यादा, किसी किसी समय आधे से ज्यादा सांसद बदल गए हैं। उसमें 2 और 3% का अंतर कुछ भी ला सकता है। लेकिन इस समय अगर एग्जिट पोल सच है तो ये मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने 1 साल में जो देश में अपने पक्ष में और कांग्रेस के विरुद्ध मनोविज्ञान तैयार करने की कोशिश की है, उसमें सफलता मिली है। एक बात और देखिए, एक बात पर 2 राय नहीं है। फर्स्ट, कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनके उभर रही है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नंबर 1 गठबंधन बनके उभर रही है, इसमें भी डाउट नहीं है। कांग्रेस और तो फिर तो हो गई ना ताजपोशी, फिर क्या दिक्कत है? कांग्रेस फिर तो हो गई ना, फिर डाउट क्यों कर रहे हैं? मोदी को डाउट क्यों कर रहे हैं? मोदी को रोकने के लिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना पड़ेगा, सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन को बुलाना पड़ेगा। मैं सर एहसान मुंबई जजमेंट ये कहता है कि नहीं कहता है? सिंगल लार्जेस्ट, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझा देता हूँ। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर 200 लेके आ जाते हैं तो 240 भी लेकर के आ जाते हैं। बाकी कितने बचे? 300। अगर 300 लोगों ने राष्ट्रपति को जाकर के लिख दिया कि हम इनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी धरी नहीं बुला जाएगी। तो इसलिए पहले लिख दिया अगर उन्होंने। लेकिन शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था और ऑन द फ्लोर ऑफ द टेस्ट बाकी ने लिखा था उनके खिलाफ। अटल बिहारी वाजपेयी ऑन द फ्लोर ऑफ। तो हम कर रहे हैं देश के सभी एग्जिट पोल का पोस्टमार्टम।
और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से देश की जो 7 बड़ी एजेंसियां हैं जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, उनमें से सिर्फ एक को छोड़ दें तो एनडीए को किस तरह से बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ है। ज्ञानेश्वर जी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनका नुकसान हो रहा है? देखिए, क्षेत्रीय छत्रप का नुकसान ये हुआ कि उन्होंने स्थानीय जो राजनीति की, जातीय राजनीति की, वह मोदी लहर में टूटती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप मायावती को गिरते देख सकते हैं, मुलायम सिंह यादव को गिरते देख सकते हैं, नीतीश कुमार को गिरते देख सकते हैं, लेकिन बिहार में लालू यादव का उदय हो रहा है। और लालू यादव का उदय न सिर्फ भाजपा के लिए चुनौती आने वाले दिनों में बिहार में बनेगी, बल्कि नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती बनेगी, क्योंकि वो बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके आ रहे हैं। और 16 मई के नतीजे के बाद बिहार के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होंगी। नीतीश कुमार की सरकार रहेगी, नहीं रहेगी, नीतीश कुमार की सरकार बचेगी कैसे, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार बिल्कुल मामूली आंकड़े पर टिकी हुई है। इसलिए क्षेत्रीय छत्रप का जो सवाल है, उनकी जो स्थानीय राजनीति थी, फिर मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण था, वो नहीं हो पाया। यूपी में आप देखेंगे कि यूपी वोट मायावती के पास भी चले गए, मुलायम सिंह यादव के पास भी चले गए, कांग्रेस के पास भी चले गए, और उधर दूसरी तरफ वोटों का ध्रुवीकरण बहुत मजबूती से हुआ। ध्रुवीकरण पर भारी क्यों पड़ी मोदी की लहर? आखिर क्यों ध्रुवीकरण नहीं हो पाया? क्यों मोदी का हुआ क्रिएट नहीं हो पाया? देखिए, मोदी की बहुत एग्रेसिव कैंपेन थी, और मोदी की जो अपनी जो पर्सनैलिटी है, एक डिवाइसिव पर्सनैलिटी है, उनके लोग आकर्षित भी होते हैं, और उनके खिलाफ भी जो लोग होते हैं वो बहुत इजीली पोलराइज हो जाते हैं। तो जो है, हर तरह से जो है मोदी की जो राजनीति जो है, उससे जो पोलराइजेशन है, वो जरूरी नहीं है कि बीजेपी को हर जगह पे उसका एडवांटेज मिल रहा है। कई जगह पे उनकी जो है कि डिसएडवांटेज पोजीशन भी रही है। और जैसे आपने पहले सवाल पूछा था रीजनल सत्राप्स का, कई जगह पे रीजनल सत्राप्स वहीं पे खड़े हुए हैं कि ये जगनमोहन रेड्डी और वहां पे सामना कर रहे हैं सीमांध्रा में, जयललिता तमिलनाडु में कर रही हैं, नवीन पटनायक उड़ीसा में कर रहे हैं, ममता बनर्जी बंगाल में कर रही है। तो ये कंसोलिडेशन हमारा उत्तर भारत का था, हम उत्तर भारत की बेसिक तो ऊपर उत्तर भारत में कंसोलिडेशन में अभी जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि मायावती और मुलायम सिंह का टोटल क्या हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अभी ये कहना कि रीजनल सत्राप सारे के सारे खत्म हो गए हैं, ये अभी प्री मैच्योर है, थोड़ा प्री मैच्योर होगा। 12.31 करोड़ नए वोटर, और आपका youthforcongress.com क्या कर रहा था? देखिए, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, तो पोस्टमार्टम आज नहीं करूंगा। क्रिकेटर जरूर हूं, तो लास्ट बॉल जब तक बॉल नहीं होता तब तक इस पे कोई टिप्पणी करने का ज्यादा अर्थ नहीं है। नो बॉल है सर, फ्री हिट लग रहा है अब तो। देखिए, मैच नो बॉल है, फ्री हिट लग रहा है। मैच फिक्सिंग की हुई मैच में भी लास्ट बॉल तक रुकना पड़ता है। मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, आप मान रहे मैच फिक्सिंग हुई है कांग्रेस बीजेपी में, मान रहे? मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी एक सर्वे के बारे में क्या चल रहा है पूरे ट्विटर वर्ल्ड में, और आप जानते हैं ज्यादा, एक सर्वे ORG के बारे में चल रहा है। अब बाकी किसने क्या फिक्सिंग की मुझे नहीं पता। वो तो मेजोरिटी दिखाई नहीं रहा है भैया, वो तो मेजोरिटी दिखाई नहीं रहा है। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि इसकी प्रणाली पर क्या है, और इसको जनादेश मान रहे हैं कुछ लोग। तो आप बात कर रहे थे राष्ट्रपति तक बजाने की, उससे पहले की एक बात कर लो। इनको लगा इनकी वेव है, सुनामी है, तब भी सीएमशिप नहीं छोड़ी। अब जनादेश इनके हिसाब से आ चुका है ना, तो अभी तो कहिए मोदी जी से कि रेजिग्नेशन दे दे। प्रधानमंत्री इंतजार करेंगे भाई, प्रमोशन होगा, राष्ट्रपति के पास तो परसों तरसों चले जाना, आज रेजिग्नेशन तो दे दो। मैं चैलेंज करता हूँ जो लोग इसमें मानते हैं उसको। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब से पूछते हैं। हम तो नहीं नरसिम्हा राव साहब ये कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं शहजाद पूनावाला साहब की इस्तीफा दे दें तुरंत गुजरात के मुख्यमंत्री पद से। हालांकि बात प्रीमेच्योर है, लेकिन शहजाद पूनावाला को क्या कहेंगे आप? चैलेंज है आपके लिए। आप इतने सारे चैलेंजेस में ऑलरेडी पिट चुके हैं और एक नया चैलेंज लेकर सामने आना चाहते हैं, तो आई थिंक इंतजार कीजिए थोड़ा, और 2 दिन का। और कोई ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि उनका शपथ ग्रहण 16 तारीख को या 17 तारीख को होना जरूरी है। और दीपक, आपने 7 एग्जिट पोल्स का आपने जिक्र किया था। मैं अपना ही एक पोस्ट पोल जो है, मैंने एक प्रोफेशनल अपने स्तर पर एक चुनावी विशेषज्ञ के रूप में मैंने किया था। यदि आप जानना चाहें, मैं इसका आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा। बताइए। देखिए, ये हमारे ये पब्लिश किया हुआ है, ये lensonnews.com वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है। इसमें मैंने कोई एडिशन कुछ नहीं किया है। एक प्रोफेशनल मेरा जो आंकलन है।
चलिए अगर 303 से कम आई तो जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, अगर 303 से कम आई तो नहीं कह रहे हैं आपके आकलन के हिसाब से अगर 303 से कम आई तो संभव नहीं है, तो 300 के आसपास होंगे, ऐसा कोई नहीं है, कोई सटीक कोई नहीं बता सकता। एक रेंज में मिलेगा। 303 नहीं है तो 290 से लेकर 310 के बीच में कहीं हम होंगे, ये हमारी भरोसा है। और दिस इज बेस्ड ऑन एग्जिट पोल नहीं है, हमने पोस्ट पोल किया है लगभग सभी राज्यों में। उसके आधार पर जो आकलन हमने किया है वो है। कुछ पोल हमको इससे ज्यादा भी दे रहे हैं, संभव है इससे भी ज्यादा सीट हमें मिल सकते हैं, लेकिन मेरा अपना प्रोफेशनल आकलन है ये। चलिए आपके पास लौट हमने किया है वो है। कुछ पोल हमको इससे ज्यादा भी दे रहे हैं, संभव है इससे भी ज्यादा सीट हमें मिल सकते हैं, लेकिन मेरा अपना प्रोफेशनल आकलन है ये। चलिए आपके पास लौटते हैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, लेकिन यहां पर जो कई सारे सवाल यहां पर खड़े हैं इस एनालिसिस के बीच में, प्रभु आपको लगता है कि जो पूरा कैंपेन हुआ लगभग 6 महीने का 8 महीने का, मोदी की ये स्ट्रैटेजी थी कि वो अपने आप को बीजेपी और आरएसएस पर इम्पोज कर दें, या सब कुछ नेचुरली होता चला गया, या मोदी किसी एक पूरी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे थे इस पूरे दौरान? नहीं, मोदी तो ऑब्वियस चॉइस थी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं था और मोदी की सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टरशिप जो रही है, जो उन्होंने डेवलपमेंट एजेंडा किया है और वो एक ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं, उनके पास चॉइस नहीं थी कि कैडर जो इतना डिमोरलाइज है पिछले 2 इलेक्शन हारने के बाद, उन्होंने कैडर को कौन इन्फ्यूज कर सकता है, कौन उनको एनकरेज कर सकता है, तो लगा कि मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो कर सकता है, जिसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है। परंतु मोदी क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी में विश्वास करते हैं, पिछले 2 चुनाव में उन्होंने यूज किया है, तो उन्होंने अपनी एक टीम खड़ी कर दी। उनके पास कोई बीजेपी के कार्यकर्ता काम नहीं, वो सिर्फ उनको एक जैसे आदेश देते हैं कि ये आपके पास एक परफॉर्मा है, इसको आपको फॉलो करना है। तो उनकी सारी की सारी कोरियोग्राफ हो रही थी, उनके सारे के सारे प्रोग्राम अहमदाबाद में बन रहे थे, दिल्ली के लोग उसको केवल इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो मोदी ने अपने आप को पार्टी के ऊपर इम्पोज नहीं किया, उन्होंने सारे देश के अंदर मोदी खड़ा कर दिया। यानी कि 428 सीटों पर जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वहां पर मोदी लड़ रहे थे चुनाव, वहां के लोकल कैंडिडेट्स नहीं लड़ रहे। मैं कम से कम 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में गया हूं, वहां पर मेरे को कैंडिडेट का पिक्चर दिखाई भी नहीं दिया। लोग कहते थे मोदी को वोट देंगे, आप मोदी के खिलाफ वोट देंगे, ये नहीं कहते थे कि हम बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ देंगे। कई लोगों को बीजेपी के कैंडिडेट का नाम नहीं पता था। तो जो आप बात कह रहे हैं कि मोदी ने अपने आप को 428 कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट बना दिया, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि लोग मोदी को 2 वोट दें। बीजेपी के अगर बात करेंगे तो हो सकता है पोलराइजेशन ज्यादा हो जाए, बीजेपी को वोट दोनों नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए एक ऐसा स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो कोई और दे नहीं रहा था। तो लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट दिया है, पार्टी के लिए वोट नहीं दिया। और अगर हम देखें इन 7 सर्वे को, तो 1977 और 89 में जब कांग्रेस के अगेंस्ट में लहर थी, उस वक्त भी हमने देखा था दक्षिण भारत में कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी, लेकिन इस बार तो वहां पर भी कांग्रेस की स्थिति बुरी है। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? साउथ इंडिया का इलेक्टोरल बिहेवियर हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन एक फंडामेंटल रीजन है मोदी इमर्ज किए क्यों। बीजेपी के स्कीम ऑफ थिंग्स में अचानक मोदी क्यों आए? अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें तो 1998 में पीक वोट बीजेपी को मिले थे और वो थे 25.6%। वहां से लगातार हर इलेक्शन में बीजेपी का सपोर्ट बेस गिरता रहा और यहां तक आ गया कि 2009 में 18.6 पे था। माने हर तीसरे वोटर ने बीजेपी को छोड़ दिया था। एल.के. आडवाणी थे शीर्ष पे, कहा गया प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। इसका मतलब था कि बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं थी जो गैल्वेनाइज कर सके। ऐसे में संघ के पास मजबूरी थी कि एक ऐसा चेहरा लाओ जो कि कहीं ना कहीं से हिंदुत्व वाला फैक्टर भी आ जाए और मोदी का आए। तो मोदी मजबूरी में लाए गए, मोदी ने इसको इलेक्ट्रीफाई किया, ये बात बिल्कुल सही है। मुश्किल ये है कि अब आगे जब मोदी आएंगे तो जो पैराडॉक्स है इस पूरे सिस्टम के, जिसमें संघ का एक स्ट्रांग हिंदुत्व प्रेजेंस, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, और दूसरी तरफ मोदी का अपने को ट्रांसेंड करना, इससे निकल के बाहर आना और एक इंटरनेशनल इमेज में जाना, नेशनल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इमेज में जाना, ये पैराडॉक्स मोदी को आने वाले दिनों में कन्फ्रंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और साउथ इंडिया की बात में साउथ इंडिया का सवाल पूछा था, उसका जवाब शायद सिंह साहब ने नहीं दिया, क्योंकि मैं साउथ इंडिया में अखबार चलाता हूँ। साउथ इंडिया में जो आपने कहा वो लगता नहीं है कि साउथ इंडिया में कर्नाटका में पहले भी जीतते रहे हैं, बाकी साउथ इंडिया में केरला में कोई भी सीट उनको मिल नहीं रही है। आंध्रा में भी बहुत कम सीटें मिलेंगी, पहले भी 4-6 सीटें जीत चुके हैं। इनफैक्ट 98 और 99 में बीजेपी के पास 6 सीटें थी आंध्र प्रदेश से, तो वहां कोई बढ़ नहीं रही है। मेरे को लगता है कि जब पीक पीरियड था बीजेपी का, उसके मुकाबले में साउथ में अभी भी बीजेपी की सीटें कम आएंगी। प्रभु आप एक बात तो मानेंगे कि जहां पे बेस वोट 6% हुआ करते थे, वहां पे अगर 18% 14% वोट आ रहे हैं
मान लीजिए सीटों में ना कन्वर्ट हो, तो कहीं ना कहीं तो माना जाएगा कि मोदी वहां भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नहीं, 18% वोट जैसे आंध्रा में तो अलायंस में लड़ रहे हैं वो लोग, इसलिए वहां पर वोट बढ़ सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। वो तो 18 से ज्यादा हो गए कि सीटें कम लड़ रहे हैं इसलिए सीटें भी कम हो। तमिलनाडु में 5 या 6% वोट से बढ़ करके पार्टियां तो दिखाई दे रही है। लेकिन 14 ऐसे राज्य थे 2009 में जहां पर खाता भी नहीं खुला था बीजेपी का। केरला में मान सकते हैं स्थिति, क्योंकि आज तक नहीं जीती है, लेकिन बाकी जगहों पे खाता बड़े 200 से ऊपर कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी 2009 में। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है, तो आज क्या चलिए चित्रा आप चलते हो, देखेंगे क्या होता है। इसलिए मैं कोई भी कमेंट, क्योंकि मैं परसों क्या बोलूंगा सोचना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि सिंह साहब तो कमिट कर रहे हैं। नहीं, अभी बोल दीजिए, अभी बोल दीजिए, अभी एग्जिट पोल पे बोल रहे हैं, परसों परिणाम। मैंने कल भी सवाल उठाया था, आज फिर उठाने जा रहा हूँ। प्रभु जी का शक बिल्कुल सही है। एक बात आप देखें, मेरा कौन सी साइंस है जिसमें 50% नेट रिजल्ट में वेरिएशन? नहीं, मैं एक सवाल सिंगल उठा रहा हूँ। ये बार बार जो ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल के अंदर कह रहे हैं कि 38% वोट मिलेंगे बीजेपी को जी, और कांग्रेस की पार्टी कितने वोट घटेंगे? 12%। 11% वोट जो बीजेपी के बढ़ रहे हैं वो कांग्रेस से आ रहे हैं। मतलब 11% वोट कांग्रेस से अगर आ रहे हैं तो सीटें भी कांग्रेस से आएंगी। राज्यों के हिसाब से बात चर्चा करें। नहीं, आप बात करेंगे पूरी। 11% वोट कांग्रेस के अगर बीजेपी के पास जा रहे हैं तो सीटें भी कांग्रेस से आएंगी। तो कांग्रेस से सीटें कितनी लेंगे? 206 उनकी सीटें हैं और कुल 100 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा टकराव है। बाकी साउथ इंडिया में सीटें हैं उनकी, आंध्रा में थी, केरला में थी, जहां पर कहीं बीजेपी है ही नहीं। तो ये 100 सीटों के अलावा बाकी 100 सीटें कहां से आएंगी अगर कांग्रेस से वोट आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश से सीटें चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीटें वहीं उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो क्या कहते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। एबीपी निल्सन का एग्जिट पोल है जिसने 46 सीटें दी हैं, यानी कि 36 का फायदा सिर्फ 10 सीटें 2009 में और 2004 में बीजेपी को मिली थी। आप देख पा रहे हैं कांग्रेस प्लस को 8 सीटें यानी कि 18 का नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी भी नुकसान में, 11 सीटों का नुकसान, यानी कि सिर्फ 12 सीटें 23 सीटें उसे मिली थी 2009 में और 13 सीटों पर सिमटती हुई बीएसपी दिखाई दे रही है। 7 सीटों का नुकसान यहां पर। इतनी बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में बाकी पार्टियों का होगा, इसकी कल्पना की होगी क्या एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने? बिल्कुल नहीं की होगी। उनके लिए तो ये एक मेरे ख्याल से सबसे बुरे सपने जैसे होगा। आगे के फिगर्स देखते हैं तो हमको और मालूम पड़ेगा कि बाकी आंकड़े क्या कहते हैं। उसके बाद हम एक साथ बात करते हैं इन तमाम आंकड़ों पर। एनडब्ल्यूएस और सी वोटर का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 54 सीटें बीजेपी प्लस को यानी कि एनडीए को, 7 सीटें कांग्रेस प्लस यानी कि यूपीओ को, जबकि समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बीएसपी को 8 सीटें। ये एनडब्ल्यूएस और सी वोटर का एग्जिट पोल है। आगे बढ़ते हैं और अब तीसरा एग्जिट पोल पर हम नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि ये एक्सिस का एग्जिट पोल है। एक सीटों का ब्यौरा भी हमने आपको दिया था शाम 5 बजे और यहां पर देखिए बीजेपी प्लस को 56 सीटें और 1998 में 57 सीटें मिली थी बीजेपी को। उसके बाद ये पहली बार हो रहा है जब बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्लस को सिर्फ 4 सीटें, सीधे सीधे 22 का नुकसान। समाजवादी पार्टी को 16 सीटें, जबकि बीएसपी को यहां पर 4। ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। बीएसपी सिर्फ 4 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। बीएसपी बहुत साइलेंट कैंपेन कर रही थी और उस साइलेंट कैंपेन से देखकर लगता था कि शायद बीजेपी अपने ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट करके रखेगी, लेकिन इसको देखने के बाद, एग्जिट पोल को देखने के बाद लगता है कि ऐसा नहीं हो पाया है। आगे बढ़ते हैं और अब दिखाते हैं हम आपको टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कहता है। और यहाँ पर देखिए बीजेपी प्लस 70 सीटें, यानी सिर्फ 10 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी को नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पर पूरी तरह से सिमट गई, 3 सीटें, समाजवादी पार्टी 4 और बीएसपी 3। भरोसा होता है क्या दीपक, ये 70 सीटें? इस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने, आज तक उसका स्ट्राइक रेट कभी इतना अच्छा नहीं रहा। आज तक कभी भी इतिहास में उसने 70 सीटें एक साथ उत्तर प्रदेश से कभी नहीं जीती। बिल्कुल, ये हमने आपको दिखाया। आगे बढ़ते हैं और अब दूसरा जो एग्जिट पोल क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को लेकर, उस पर नजर हम डालेंगे। लेकिन एक और चीज है, 98 में हमने देखा था 57 सीटें मिली थी। 1 साल के बाद जब चुनाव है तो 29 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। लेकिन यहां पर अगर 70 सीटें, इतना ज्यादा, एबीपी निल्सन का हमने दिखाया 46, ये थोड़ा क्लोज टू फाइट लग रहा है दीपक जी। एबीपी निल्सन, यहां पे थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है, लेकिन 70 सीटों पर शायद भरोसा करना मुश्किल हो। 46 सीटें, 8, 12, 13 और 1। हमने इसका जिक्र किया एबीपी निल्सन का। तो अब उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले एक और सवाल आपसे जो मैं आपसे कर रही थी।
29 सीटें मिली थी 99 में, उस वक्त भी बीजेपी की स्थिति काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, और 98 में तो 57 सीटें, लेकिन 70 सीटें मिल जाएंगी ये भरोसा मुझे तो कम से कम नहीं होता है, किसी को भी नहीं हो रहा है। और हमारे साथ राजीव रंजन जी भी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब भी है। नरसिम्हा राव साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल, 70 सीटों की कल्पना की है आपने कभी? के 40% वोट दिया है, और जब यदि और दूसरे स्थान पर जो है सपा बसपा, वो दोनों कहीं 20% के आसपास रहे हैं, और कांग्रेस जो है 10% पर सिमट गई है इस चुनावों में। यदि ऐसे नॉर्मल किसी राज्य में ऐसा होता है जहां कास्ट कोई फैक्टर नहीं रहता है, उस स्थिति में 38% मिलना और दूसरे पार्टी को 20% मिलना, 80 में 80 सीट मिलना चाहिए। बट लेकिन यूपी में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग खंडों में अलग अलग कास्ट फैक्टर है, कम्युनिटी फैक्टर है, कहीं यादव मुस्लिम का फैक्टर है, कहीं दलित फैक्टर है, उसके कारण 38% वोट मिलने के बावजूद, और मेरा जो आंकलन है ये 54 सीट का आंकलन है 38% वोट के साथ। बट लेकिन ये फाइट कुछ सीटों पर इतना नजदीक रहेगा, और 1-2% वोट गेन करने से बीजेपी का टैली जो है 65 तक जा सकता है। टेक्निकली मेरे जो आंकलन है उसमें 3% वोट ज्यादा मिलने पर ये 54 का जो आंकलन है ये 65 तक हो सकता है, लेकिन 70 मेरे हिसाब से भी ज्यादा ही दिख रहा है। लेकिन सच्चाई हमको 16 तारीख को पता चलेगा, इंतजार करना होगा। खुद अमित शाह बोल रहे हैं 55+ चित्रा, ऐसे में शहजाद भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों शहजाद? अमित शाह बोल रहे हैं 55+ और एग्जिट पोल बोल रहा है 70। मैं इसी की तो बात कर रहा था कि ये बहुत ऐसी मैच फिक्सिंग हुई है कि जिसने फिक्सिंग कराई उसको भी चौंक रहा है कि इतना कहाँ मार्क्स दे दिया हमें, थोड़ा कम देते तो लोग यकीन भी करते। कुछ एग्जिट पोल रियलिस्टिक भी है, आप ये मानेंगे? देखिए, एग्जिट पोल रियलिस्टिक है नहीं है, मैं इस पेशे में नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि मान लो कि इनको मान ले इन एग्जिट पोल्स को, तो मतलब बीजेपी की बढ़त मात्र 1-2 स्टेट से आ रही है। क्या इसका मतलब इनकी वेव पूरे देश में है? क्या इसका मतलब है कि 2000 जो आगे वाले चुनाव है इसमें बीजेपी की एक्चुअल ग्रोथ हुई है? इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ये एक स्पाइक हो सकता है, और ये स्पाइक जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। लेकिन आपके हिसाब से कांग्रेस खड़ी कहाँ है उत्तर प्रदेश में? मेरे हिसाब से पहली बात, प्रभु जी और बाकी जो यहाँ पे विशेषज्ञ ये मानेंगे कि बसपा और कांग्रेस के वोटर को हमेशा अंडर पोल किया जाता है। बसपा की सरकार किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की थी जब उनकी सरकार 2007 में आई थी और मेजोरिटी से आई थी। तो ये जो साइलेंट वोटर है इसको कभी कोई ट्रैक नहीं कर पाता। आप ये यकीन मानिए, अगर भाजपा 35 क्रॉस करे उत्तर प्रदेश में तो भी बड़ी बात होगी। बसपा और कांग्रेस की सीटें बहुत अधिक आएगी। 35 क्रॉस करे? सर आप 35 से ज्यादा क्रॉस करा रहे हैं? देखिए, इनकी जो कैलकुलेशन है वो 35 की इसके ऊपर बेस्ड है कि जो कांग्रेस के पास सीट्स थी और जो अजीत सिंह की पार्टी के पास सीट्स थी वो ज्यादातर बीजेपी छीन लेगी, तो इसलिए वो 35 के आंकड़े पे आएगी। बीजेपी की सीट्स 35 से ऊपर आ सकती हैं, इसमें कोई संभावना, इसके ऊपर कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो है ये 70 का आंकड़ा काफी मेरे को असंभव लगता है। पर तो ज्यादा ही दे दिया है, कुछ ज्यादा दे दिया। लेकिन टुडे चाणक्य जो करते हैं जो इसका, वो यही एक एजेंसी है जो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को इन्होंने 31 सीट्स दी थी और उन्होंने 28 सीट्स पाई थी। तो इनकी एक्यूरेसी जो है औरों से ज्यादा रही है, लेकिन इस चीज पे यकीन नहीं होता कि 70 सीट्स। दीपक जी, इसकी 4 बड़ी बातों पे अगर एक नजर डाल लेते हैं, 4 बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं। क्या है 4 बड़ी बातें, जरा जल्दी से बताई जाए। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल की 4 बड़ी बातें क्या है, वो टीवी स्क्रीन पर आ गई। दीपक जी, बीएसपी का दलित ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण कार्ड फेल हो गया। ये हम नहीं कह रहे, ये एग्जिट पोल कह रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक, फिर से हम आपको बता दें, एग्जिट पोल के मुताबिक मुलायम का मुस्लिम यादव दांव नहीं चला है, ये भी एग्जिट पोल के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि मोदी की लहर में जाति धर्म की दीवार ध्वस्त हो गई है, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां पर सबसे ज्यादा देखा जाता था जाति और धर्म के ध्यान में रखकर ही लोग वोटिंग के लिए निकलते थे। और अब चौथी बड़ी बात, दीपक जी, मोदी के विकास और सुशासन के वादे पर जनता का भरोसा है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर गए और जनता को पच भी गई। अवधेश जी, आप मोदी के सबसे बड़े समर्थक थे, आपको लगता था कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, पत्थर की लकीर है, जनता ने मान लिया। गलत क्या किया? पहले तो ये आपकी बात बहुत आपत्तिजनक है कि मैं मोदी का समर्थक था बड़े वाला। जो कुछ मैं देश में देखता था वही बोलता था। मैं ये कह रहा हूं
कि देखिए चुनाव का जो अंक गणित है वो राजनीतिक वायुमंडल और सामाजिक रसायन पर निर्भर करता है। आप उत्तर प्रदेश का राजनीतिक वायुमंडल देखिए, 1989 से उत्तर प्रदेश एक बेहतर राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। 25 वर्षों से वहां की जनता छटपटा रही है। उसको मौका मिला, उसने मायावती को विश्वास करके जिता दिया। उसको मौका मिला, उसने मुलायम सिंह को जिता दिया। लेकिन जो पहला प्रश्न आपने किया था क्षेत्रीय छत्रपों का, ये ध्यान रखिए कि भारत की राजनीति में क्षेत्रीय छत्रपों का उदय स्वस्थ राजनीतिक विकास के तहत नहीं हुआ है। या तो वो विद्रोह में गए हैं, जाति के आधार पर गए हैं, संप्रदाय के आधार पर गए हैं, क्षेत्र के आधार पर गए हैं। तो जनता जो है उससे उबरने की कोशिश कर रही है। हो सकता है मोदी के भाषण से, मोदी के वक्तव्यों से उसमें एक उम्मीद जगी हो और ये राजनीतिक वायुमंडल और सामाजिक रसायन इनके पक्ष में आया हो। लेकिन मैं सीटों के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश का वायुमंडल बदलाव की दिशा में लोगों की मानसिकता थी, ये मैं स्पष्ट कह सकता हूं। तो मतलब वायुमंडल में विस्फोट होने वाला है 16 तारीख को। 16 ये मान ले हम, ये विस्फोट तय है। ये मैं कह सकता हूं, इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां 1999, 2000 लेते हैं जल्दी से। टीवी स्क्रीन पर जल्द ही आपके सामने आएगा और हम आपको दिखाएंगे बिहार की 40 सीटों में किसको कितनी सीटें एग्जिट पोल दे रहा है। एबीपी निल्सन का ये एग्जिट पोल है। आप देख पा रहे हैं बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को 21 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सीधे सीधे 9 का फायदा होता हुआ कांग्रेस प्लस को 14 सीटें, 8 का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि जेडीयू को भारी नुकसान, 20 सीटें उसने जीती थी 2009 में, जबकि यहां पर सिर्फ 5 सीटें यानी कि 15 सीटों का नुकसान जेडीयू को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले एग्जिट पोल पर बढ़ते हैं। एनडब्ल्यूएस और सी वोटर का एग्जिट पोल क्या कहता है। बीजेपी प्लस को 28 सीटें यहां पर मिलती हुई यानी कि सीधी सीधी 16 का फायदा, कांग्रेस प्लस को 10 सीटें, 4 का फायदा, जेडीयू को यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान, 2 सीटें सिर्फ मिलती हुई, जबकि 18 का नुकसान दिखा दे रहा है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एनडब्ल्यूएस सी वोटर का एग्जिट पोल ये कहता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे एग्जिट पोल यानी कि एक्सिस का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी प्लस 30 सीटें यानी कि 18 का फायदा, कांग्रेस प्लस को 7 सीटें यानी कि कांग्रेस और आरजेडी को हम मिलाकर देखें, जेडीयू को भारी नुकसान, 17 सीटों का नुकसान, सिर्फ 3 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें। ये एक्सिस का एग्जिट पोल कहता है। और अब टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल पर नजर डाल लेते हैं और यहां पर देखिए, जैसा कि यूपी में हमने देखा था सबसे ज्यादा सीटें टुडे चाणक्य ने दिया था और यहां पर भी वही हाल है। बीजेपी प्लस 31 सीटें, 19 का फायदा, कांग्रेस प्लस 9 सीटें, 3 का फायदा और यहां पर जेडीयू को कुछ भी नहीं। दीपक जी। बिल्कुल, जेडीयू को कुछ भी नहीं। और सीधे चलते हैं राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, एग्जिट पोल के हिसाब से सबसे ज्यादा घाटा अगर किसी को हो रहा है तो जेडीयू को हो रहा है। और पिछले 6 महीने से हम यही समझा रहे थे आपको कि आपकी नैया डूबने वाली, आप मानने को तैयार नहीं थे। दीपक चौरसिया जी, हमने बिहार में काम किया है। एग्जिट पोल ने 2004 में क्या कहा, 2009 में क्या कहा, और पिछले दिनों प्रीपोल सर्वेस के जरिए दिल्ली में बाजाबता योगेंद्र यादव जी के सेफोलॉजी का ज्ञान 47 सीटों पर था कि उनको मिलेगी और वो 28 सीटों पर चले गए। अभी जो एग्जिट पोल हुए हैं पूरे देश में, बिहार के साथ साथ पूरे देश की बात कर लें तो सबसे कम सीटें देने वाले एजेंसी ने कहा 249 सीट देने की बात कही और सबसे ज्यादा सीटें देने वाले ने 340 सीटें दे दी। ये 90 सीटों का फासला है। अगर ये 249 में 90 सीटें घट जाए तो कहां जाएंगे वो। अगर ये एग्जिट पोल इतने विश्वसनीय है तो इसके पहले के 2 लोकसभा चुनाव में उनकी भविष्यवाणियों का क्या हुआ है। और अब ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि पूरी तरह से एग्जिट पोल के पहले जो सर्वेज हुए हैं उन सर्वेज का इस्तेमाल बाजाबता एक दल विशेष के लिए उनको मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाने के लिए किया गया। एग्जिट पोल के नतीजों को चुनाव परिणाम के साथ देख लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग उस पर विश्लेषण करने के लिए। लेकिन अभी हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, अभी जो परिस्थिति है उसमें ये एग्जिट पोल पूरी तरह से अविश्वसनीय है। इस पर भरोसे का कोई आधार नहीं है, इसलिए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से तमिलनाडु और आंध्र को लेकर के बातें कही गई और बंगाल को लेकर के बातें कही गई हैं, ये इतना बड़ा तोड़ है पूरे एग्जिट पोल का, कचूमर निकल जाएगा। जो जिस तरह की भविष्यवाणियां टीडीपी को जगन रेड्डी से आगे दिखाया जाना, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह को समाप्त मान लेना, बिहार में नीतीश कुमार को खत्म मान लेना, ममता बनर्जी के इलाके में भाजपा की बड़ी सेंध दिखाना, ये सब कुछ इस तरीके का खेल है जिसको चुनाव परिणाम का इंतजार कीजिए।
जो चीजें दिखाई जा रही हैं उस तरीके की तस्वीर नहीं दिखेगी 16 को। बिल्कुल। तो एक कमेंट ज्ञानेश्वर जी से लेते हैं। एक मिनट अब देखिए, आ रहा हूं आपके पास, मेरे पास वक्त बहुत कम है। ज्ञानेश्वर जी, एक क्विक कमेंट, क्या आरजेडी, आप कह रहे हैं आरजेडी का उदय हो रहा है, लेकिन आरजेडी को भी बड़ी कम सीटें दिखाई जा रही हैं, सिर्फ एक सर्वे को छोड़ के। आरजेडी को यदि सीटें 10 भी आती हैं तब भी वो बड़े उदय के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरे हैं। बिहार में आरजेडी चुनाव लड़ी है बीजेपी के साथ, बीजेपी के बूते चुनाव नहीं जीत रही है, मोदी के नाम पर चुनाव जीता जा रहा है। बिहार के किसी नेता के बूते बीजेपी नहीं चुनाव जीत रही है। और जहां तक जदयू की बात है, ये तो चुनाव के पहले ही अपनी हार मान चुके थे, इनके पास उम्मीदवार कहां थे? इन्होंने तो 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार दूसरे दलों से लेकर के इन्होंने चुनाव लड़ा। शरद यादव जी के बारे में राजीव जी से पूछ लीजिए, क्या हो रहा है शरद यादव जी का? क्या शरद यादव जी मधेपुरा में चुनाव जीत रहे हैं? तो इनकी स्थिति तो बड़ी गड़बड़ है। लेकिन बीजेपी को 28 सीटें जीत रहे आने जा रही है। नहीं, बिल्कुल जीत रहे हैं। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, 16 को आपसे हम बात करेंगे, और इस तरह से सीधे कि उम्मीदवार हमको नहीं मिल रहे हैं। आपके यहाँ उम्मीदवार हम मांगने गए थे। अरे चुनाव खत्म हो गए राजू भाई, उम्मीदवार खड़े किए और भारतीय चुनाव खत्म हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने 25 टिकटें बांट दी दूसरे पार्टी के लोगों को। राजीव, भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें दूसरी पार्टी के लोगों को बांट दी। कहां से ऐसे दलों को दे दिए जिनका लोकसभा में जिनकी संख्या शून्य थी। इसलिए आप उम्मीदवारों की बात मत कीजिए। चुनाव में लोग लड़ते हैं, चुनाव के परिणाम का इंतजार कीजिए और इतने डेरोगेटरी रिमार्क्स मत दीजिए कि चुनाव हम पहले ही खत्म हो चुके हैं। इसमें डेरोगेटरी कुछ नहीं कहा राजीव जी, इसमें डेरोगेटरी कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कहा कि शरद यादव हार रहे हैं और कुछ गलत नहीं है उसमें। राजीव जी, इतना बता दीजिए, बिहार में कितने सीटों पर आप मुकाबले में रह गए हैं, ये तो बता दीजिए। कितने सीटों पर राजीव जी बिहार में जदयू मुकाबले में आ जाइए 16 तारीख को। 16 तारीख तो आएगी। हम तो सबसे ज्यादा प्रभु सर का भी कहना है बिहार में सबसे ज्यादा 2 रातों का इंतजार और उसी का इंतजार और 16 तारीख को बात करेंगे बाकी। लेकिन चित्रा फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी और आगे आपको दिखाएंगे नरेंद्र मोदी को अगर बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता है तो फिर क्या करेगी बीजेपी। आपका ही मजा आएगा।